हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए अध्याय को शुरुआत करने वाले हैं। अध्याय 8, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात करेंगे। वहां थोड़ी आप लोगों को जटिलता जरूर लगेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कहानी ऐसी है। वैसे इस अध्याय का नाम आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का तात्पर्य यहां पर यह है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद देश के समक्ष बहुत सी समस्याएं आई थी। हमने इस अध्याय के इस किताब के प्रारंभ में अध्याय 1, 2 और 3 में राष्ट्र निर्माण की चुनौती, लोकतंत्र के स्थापना की चुनौती, नियोजित विकास की चुनौती के बारे में बातचीत हम लोगों ने की है। लेकिन क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसका मतलब यह है कि आजादी के प्रारंभिक समय में हम उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। जैसे जैसे देश हमारा आगे बढ़ा, और भी कई प्रकार की समस्याएं हमारे देश के सामने आने लगी। तो उसके बारे में हम बात करने वाले, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, क्षेत्रवाद के बारे में हम बात करने वाले हैं। और पहला जो इस अध्याय का जो भाग है, उसमें हम बात करेंगे क्षेत्र व राष्ट्र, यानी कि क्षेत्र महत्वपूर्ण ज्यादा है या राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का वीडियो या आज की कक्षा जिसके इर्द गिर्द रहने वाली है, जिसको लगातार हम टच करते रहेंगे, वो मैटर है हम लोगों का जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, और जम्मू कश्मीर की समस्या किस प्रकार से हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के उभरी है। हम बात करेंगे अर्श से फर्श तक की 1947 में भारत की आजादी से लगाकर आज तक की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, अनुच्छेद 370 के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या था अनुच्छेद 370? अनुच्छेद 370 को लेकर क्या धारणा थी हमारे देश के अंदर, किस प्रकार से दो पक्ष बने हुए थे, पक्ष और विपक्ष। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 की जो धारा 2 और 3 को जो समाप्त किया गया, उसको लेकर जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ, वहां तक की पूरी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज की जो कहानी है, आज की जो डिटेल है, आज की जो चर्चा है, पूरी की पूरी जो है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में होने वाली है। वैसे इस अध्याय में हम पंजाब की समस्या के बारे में बात करेंगे, हम पूर्वोत्तर की समस्या के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर हम 3 बड़े मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ ही समय में हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे हैं आप, टॉपिक का नाम है। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने की जरूर कोशिश करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। हम जिस मुहिम के तहत बात करना चाह रहे हैं, वो मुहिम आगे बढ़ सके, इस प्रकार से आप लोगों से अपेक्षा रहेगी। आइए इस कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस पूरे वीडियो के अंदर, किस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, उसके ऊपर एक बार सरसरी नजर से आप लोगों से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि बड़ा डिटेल में ये टॉपिक है, और बड़ा टॉपिक होने के कारण एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आप लोग भूल जाएंगे कि इस टॉपिक को हमने शुरुआत कहां से की और हम लोग एंड कहां कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे टॉपिक में आज जो हम लगभग 40-50 मिनट तक बातचीत करने वाले हैं, उसमें क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र व राष्ट्र की। और क्षेत्र व राष्ट्र की यदि हम लोग बातचीत करते हैं, तो 1980 का जो दशक है, वो दशक स्वायत्तता का दशक रहा है। पिछले अध्याय में हमने जन आंदोलन के बारे में चर्चा की। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात करेंगे। भारत के उत्तर से, पूर्व से और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से स्वायत्तता की मांगे उठने लगी। इवन कई बार हिंसक संघर्ष भी हुआ, हथियार भी लोगों ने उठाए, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमारे देश में जो स्वायत्तता की मांगे हुई, उसके प्रति भारत सरकार ने कैसा नजरिया अपनाया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक नजरिया अपनाया, अर्थात हमारी सरकार ने प्रत्येक समस्या को देखा, जांचा, परखा और आंदोलन करने वाले लोगों के साथ में समझौता करके इन समस्याओं का संविधान में दायरे में रहकर इन समस्याओं का समाधान किया। हम बात करेंगे तनाव के दायरों की। हम इसमें चर्चा करेंगे कि राष्ट्र निर्माण की किस प्रकार से चुनौती थी, उसके बावजूद भी हमारे देश में जम्मू कश्मीर की क्या समस्या थी, पंजाब की समस्या, नागालैंड की समस्या, मिजोरम की समस्या के बारे में बात करेंगे। द्रविड़ जो आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में विशेष रूप से हिंदी भाषा के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम सीधा आएंगे मेन जो आज का जो टॉपिक है, जो बोर्ड में आप लोगों की प्रश्न बनने वाला जो मुद्दा है, वो है जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के बावजूद भी
जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न रही। जम्मू कश्मीर लगातार हिंसा का क्षेत्र बना रहा, विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठन वहां पर सक्रिय रहे, सेना और उग्रवादियों के बीच में अनवरत संघर्ष रहा, उसकी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसा क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहां की भौगोलिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे समस्या की जड़ कहां है। 1947 के बाद किस प्रकार से हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में भी नहीं किया और पाकिस्तान में नहीं किया, उसके बाद क्या कहानियां होती है हम बात करेंगे। उसके बाद जो कबीलाई जाति का जो आक्रमण हुआ अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, यह पहला युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बाहरी और आंतरिक झगड़ों की चर्चा करेंगे। बाहरी झगड़ा आजाद कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर, क्या था पीओके, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर किस प्रकार की मानसिकता है कश्मीरी लोगों में और भारत के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले या अधिकांश लोग अनुच्छेद 370 को किस नजर से देखते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे 1948 से लगाकर आज तक की भारतीय राजनीति के बारे में। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शहीद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और महबूबा मुफ्ती के बारे में बातचीत करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। 2002 के बाद की हम लोग बातचीत करेंगे। 1987 के बाद किस प्रकार से वहां सशस्त्र संघर्ष होता है, किस प्रकार से 1990 में राष्ट्रपति शासन लगता है, लगातार राष्ट्रपति शासन रहता है, सेना और उग्रवादियों के बीच में जो हिंसक झड़पें हुई उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। 2002 के चुनाव की हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में 2008 के जो चुनाव हुए वो डिटेल में हम बात करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की जो सरकार रही, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन 2008 के चुनाव, 2014 के चुनाव में पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है और उसके बाद में वहां जो है वहां के जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती वहां की मुख्यमंत्री बनती है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापस लेने के बाद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के रूप में समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अनुच्छेद 370 की धारा 2 और 3 को समाप्त कर दिया गया। बड़ी रोचक और दिलचस्प कहानी आज आप जान पाएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, अनुच्छेद 370 के बारे में, क्या थी सारी बातें। आइए डिटेल में एक एक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये मैंने एक साथ आप लोगों को इसलिए बताना ठीक समझा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हम क्या बातचीत करने वाले लगातार, उसके माध्यम से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। प्रश्न क्या बनेंगे, बीच बीच में आप लोगों को हम ये सारी बातें बताते रहेंगे। अंतिम समय तक इस वीडियो पर आप लोग जरूर बने रहे। अध्याय का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब है कि 1980 का जो हमारा दशक रहा है, उस 1980 के दशक में स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। तो पहली बात, 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। स्वायत्तता का दशक इसलिए कहा जाता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से स्वायत्तता की मांगे उठी, जनता ने हथियार भी उठाए, अलगाववाद की मांगे भी हुई, पृथकवाद की मांग भी हुई, नए राज्यों के निर्माण की मांग भी हुई। देश के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आई थी। केंद्र सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया, सुलह समझौते का रास्ता अपनाया, संविधान के दायरे में रहकर इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की थी। हालांकि इन समस्याओं के समाधान तक पहुंचने और समझौते तक पहुंचने की जो यात्रा थी वो बड़ी कठिन थी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष रूप से भारत सरकार का इन स्वायत्तता की मांग करने वाले, इन अलगाववाद की मांग करने वालों के प्रति भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। कैसा तरीका अपनाया? लोकतांत्रिक तरीके का मतलब हो गया यहां पर भारत सरकार का नजरिया जो था वो लोकतांत्रिक था। हमने बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की हम लोगों ने कोशिश की। हमारे देश में जो विविधता थी, उस विविधता में हमने एकता खोजने की कोशिश की। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, राष्ट्र कवि, विविधता में एकता,
हिंद की विशेषता, विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, यानी कि भारत सरकार ने हमारे देश की जो विविधता है, सांस्कृतिक सामाजिक जो विविधता है, उसको हमने मजबूती बनाने की कोशिश की। उस विविधता को हमने एकता में बदला ताकि देश एक मजबूत राष्ट्र बन सके। जबकि आप लोग जानते हैं कि यूरोपीय देशों में विविधता को देश के सामने चुनौती समझा जाता है, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। हमने जो क्षेत्रीय पहचान को लेकर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर, किसी खास क्षेत्रीय समस्या को लेकर लोगों की भावनाओं को एकजुट करके जो तरीके अपनाए गए, उनके साथ हमने बातचीत करके हमने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जनता अपनी बात को रखेगी, यानी कि विविधता के सरकार पर, विविधता के आधार पर सरकार उस विविधता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति होगी। लोकतंत्र में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है, अपने अपने क्षेत्र की जो मुद्दे होते हैं, अपने अपने क्षेत्र की जो मांगे होती है, वो मांगे वास्तव में आकांक्षाएं हमेशा जो है राजनीतिक अभिव्यक्ति उनकी होती है, यानी कि जनता अपनी बात को रखती है सरकार के सामने। हमने इस तथ्य को स्वीकार किया। हमारी सरकार भली भांति जानती थी कि लोकतंत्रात्मक सरकार है तो लोकतंत्र में जनता अपनी बात को रखेगी, लोग क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात करेंगे, जनता अपने हित की बात करेगी, सरकार को उनके साथ में कैसा तरीका अपनाना है, लोकतांत्रिक नजरिया अपनाना है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय एकता और विविधता के बीच में संतुलन साधने का भरपूर कोशिश की। आइए देखते हैं आगे क्या इस अध्याय में। कुल मिलाकर कई बार ऐसी स्थितियां भी आई कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जो स्वायत्तता की मांग थी वो अलगाववाद की मांगे भी हुई। हम नागालैंड के बारे में बात करेंगे, हम मिजोरम के बारे में बात करेंगे, हम पंजाब की बात करेंगे। वो स्थिति थी, तब हमारे लिए संतुलन साधना बहुत मुश्किल था। बहरहाल हम बात करेंगे कि हमारे देश के सामने तनाव के दायरे कौन से थे। तनाव के दायरों की हम लोग चर्चा करते हैं तो हमने पहले अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में बात की। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, देश में एकता स्थापित करने की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और इसमें हमने 3 दिक्कतों की बात की थी। विभाजन से उत्पन्न समस्या, हमने बात की देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, हमने इसमें बात की थी राज्यों के पुनर्गठन की, राज्यों के पुनर्गठन की। ये जो राज्यों के पुनर्गठन की 3 प्रकार की समस्याएं थी, इन तीनों का हमने समाधान करने की भरपूर कोशिश की। आपको याद आ रहा है तो हमने उस समय चर्चा की थी कि हैदराबाद रियासत और मणिपुर रियासत के बारे में हमने वही डिटेल में चर्चा की थी। और अध्याय 1 में हमने एक बात पढ़ी थी, आपको वापस याद करवाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम अध्याय 8 में चर्चा करेंगे। वो अध्याय 8 अब आ चुका है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या में एक जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में चर्चा करनी थी, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे देश में ये केवल रियासतों का मुद्दा नहीं था, इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर की बात हम करेंगे। जम्मू कश्मीर की समस्या आजादी के बाद से रही है। पंजाब 1980 के दशक में पंजाब में जो स्वायत्तता के लिए आंदोलन चला और बाद में जो अलगाववादी आंदोलन हुआ, वो हमारे देश की एकता और अखंडता के सामने समस्या थी। लेकिन इससे पहले ही हरियाणा और पंजाब को अलग से राज्य बनाया गया। पंजाब को अलग, पंजाब प्रांत से हरियाणा राज्य अलग बना, हरियाणा भाषा के आधार पर। हम ये भी बात कर चुके हैं पहले अध्याय में कि गुजरात और महाराष्ट्र भी बॉम्बे से अलग हुए, पर ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हमने नागालैंड की भी बात की, आंध्र प्रदेश राज्य का भी नया निर्माण किया गया, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। ये छोटी मोटी चीजें हमारे देश में चलती रही। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण को लेकर, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को भी हमने अलग किया। ये स्वायत्तता की मांगे थी तो हमने राज्यों का निर्माण करके इस समस्या का हमने समाधान किया। जैसे भाषा के आधार पर पंजाब हरियाणा,
तो ये 1960 में और 1966 में। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था डीएमके के नेतृत्व में, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम में, और 1967 में एक क्षेत्रीय दल को स्पष्ट बहुमत मिला था तमिलनाडु में उसके कारण से। इन सारे मुद्दों की हम लोगों ने चर्चा की। हम इस अध्याय में विशेष रूप से बात करेंगे पंजाब की, नागालैंड की, असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध जो आंदोलन चला हम उसकी बात करेंगे, मिजोरम में जो मिजो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के द्वारा जो आंदोलन हुआ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत डिटेल में इस अध्याय के अंदर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा कि तनाव के दायरे कौन से थे। पहले पार्ट में जिन समस्याओं के बारे में हमने बात की उन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ था। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, पंजाब के मुद्दे हैं, आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था, महाराष्ट्र गुजरात में जो स्थितियां हुई थी, अलग राज्य बनाने पड़े, पंजाब में भी अलग राज्य हमने बनाया पंजाब हरियाणा से, तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व में हिंदी विरोधी आंदोलन चला, पंजाब, नागालैंड, असम, मिजोरम के बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब तक जितनी भी बातें आप लोगों को बताई है वहां से कोई एकाध नंबर का प्रश्न आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मुख्यतः जो आज का टॉपिक है वो हमारा शुरू होने वाला है अब, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हम यदि बात करें तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के बावजूद भी, विशेष दर्जा देने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कई समस्याएं रही। राजनीतिक अस्थिरता रही, राजनीतिक अस्थिरता स्थिरता रही, और जम्मू कश्मीर में हिंसा का वातावरण रहा हमेशा से। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की गतिविधियां हमेशा से रही। जम्मू कश्मीर उग्रवाद की चपेट में हमेशा से रहा। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिए जाने के बावजूद भी हमने देखा है कि 1947 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। हम डिटेल में बात करेंगे। हमेशा से हिंसा की स्थिति रही, सेना और उग्रवादी संगठनों के बीच में हिंसा की स्थिति रही, और इससे आम नागरिक मारे गए, आम सेना के लोग भी मारे गए, आम नागरिक भी वहां से बहुत अधिक परेशान हुए, आम जनता को भी बहुत दुख दर्द झेलना पड़ा। आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या तो रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि जो कश्मीर घाटी से जो है कश्मीरी पंडितों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। उसके बाद समस्या और अधिक बढ़ने लग गई। अब यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक व भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3। पहला जम्मू, नंबर 2 कश्मीर, और नंबर 3 लद्दाख। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से हम यदि बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो हम जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट सकते हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। सबसे पहले यदि हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू के अंदर जो है विशेष रूप से छोटी पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी छोटी यहां पर पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी क्या है यहां पर? पहाड़ियां हैं। कश्मीर की बात करें तो मुख्यतः इसमें कश्मीर घाटी का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? कश्मीर की घाटी का इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है। ये जो मैदानी भाग भी इसमें है, इसमें साथ में मैदानी भाग है, मैदानी भाग, और इसमें जो मुख्यतः हिंदू है, मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग हैं। इसके अलावा अन्य समुदायों की बात करें तो मुसलमान, सिख व अन्य भी यहां पर निवास करते हैं। तो यह जम्मू की बात रही। कश्मीर घाटी में मुख्यतः मुसलमान हैं, मुख्यतः मुसलमान हैं, और इसके अलावा मुसलमानों के अलावा जो है, देखिए इसमें मुख्यतः मुस्लिम, सिख और है। कश्मीर घाटी में यहां अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं, शेष हिंदू, सिख और बौद्ध भी है।
ये मुसलमान भी कौन से हैं? कश्मीरी। इसके अलावा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी है। लद्दाख का जो क्षेत्र है विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और यहां जनसंख्या बहुत कम है। यह पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है। मुसलमान और बौद्ध बराबर संख्या में है, यानी मुसलमान और बौद्धों की संख्या यहां पर क्या है? बराबर। जितने बौद्ध है उतने ही मुसलमान है। तो ये इसकी भौगोलिक और सामाजिक संरचना है। बाई चांस कोई 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न पूछ ही लिया जाए तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर छोटी पहाड़ियां हैं, मैदानी भाग है, मुख्यतः हिंदू है, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्म के लोग भी है। कश्मीर में कश्मीरी घाटी का क्षेत्र आता है, मुख्यतः इसमें कश्मीरी मुसलमान है, कुछ हिंदू और सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी निवास करते हैं। लद्दाख पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, मुसलमान और बौद्ध बराबर संख्या में है। तो मुझे लगता है आप इसकी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में आप लोग जान पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। समस्या की जड़ें कहां से हैं? समस्या की जड़ें में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, भारत पाक विभाजन। भारत पाक विभाजन के समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती है। जम्मू कश्मीर में भले ही मुसलमान बहुसंख्यक थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उन शासक का नाम था हरि सिंह। और जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह जी, वो न तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे। तो हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त और स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे। और उसी समय तो बात कर लेते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह जी। 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर की आजादी के समय जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरि सिंह जी। ये जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे। न तो ये भारत में शामिल हुए और न ही पाकिस्तान में शामिल हुए, क्योंकि उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति इस प्रकार की है कि वह न तो भारत में शामिल होना चाहते हैं और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना था कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन कश्मीर के लोगों की धारणा अलग प्रकार की थी, वो कश्मीरियत को ज्यादा महत्व देते थे। खैर, इसी समय जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रीय संगठन था जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप लोगों से प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल का नाम क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य जो नेता थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में एक आंदोलन चलाया, उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन चलाया। यह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस संगठन था एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। कैसा था? धर्मनिरपेक्ष संगठन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में जो है फारूक अब्दुल्ला ने जो है एक आंदोलन चलाया था, क्योंकि वो एक लोकप्रिय आंदोलन इन्होंने चलाया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ये एक लोकतांत्रिक आंदोलन था, उनका उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में ये राजा महाराजाओं का शासन समाप्त होना चाहिए, रियासती सिस्टम समाप्त होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। और भारत के केंद्र में जो नेता थे बड़े बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं से उनके काफी अच्छे संबंध थे। तो प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात की, जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह जी रियासत को किसी भी संगठन में, किसी भी देश में शामिल नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो है जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत रहेगी। पाकिस्तानी लोग चाहते थे कि कश्मीर का विलय भारत में, पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस
और कश्मीर के लोग सबसे पहले आपको कश्मीरियत के लोग मानते थे, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की बात करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था, ये चाहते थे, इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया कि हरि सिंह अपना शासन से पद छोड़ दे और वहां लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है कबीलाई आक्रमण। पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई जाति के वेश में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया अक्टूबर 1947 में। और जैसे ही 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई जाति के वेश में आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह जी, वो भारत सरकार के पास में आते हैं, पंडित नेहरू के पास में आते हैं और जम्मू कश्मीर की रक्षा की बात करते हैं। वहां पर भारत सरकार ने हरि सिंह जी को या जम्मू कश्मीर रियासत के हितों की सुरक्षा इस शर्त पर की कि जम्मू कश्मीर का विलय किसमें होगा, भारत में होगा। और हरि सिंह जी ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और अगले ही दिन 26 अक्टूबर को शायद ये आक्रमण था, 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने कश्मीर में जो कबीलाई जाति के वेश में जो कश्मीरी जो पाकिस्तानी सेना थी उनको वहां से खदेड़ दिया और एक तरफा यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में 3 सूत्रों के आधार पर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया था। तो देखिए, आक्रमण होता है, भारतीय सेना ने कबीलाओं को वहां से खदेड़ दिया और उसके बाद में यह मुद्दा कहां चला जाता है, यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 बातों पर इस मामले को आगे बढ़ाया, 3 मामलों पे इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। यह जो प्रस्ताव था संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो था अप्रैल 1948। कब का था? अप्रैल 1948। और इनमें 3 बातें ये थी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को जो है पाकिस्तान अपने नागरिकों को वहां से वापस बुला ले। पाकिस्तान अपने नागरिकों को कश्मीर से वापस बुला ले। दूसरा था कि भारत अपनी सेना को वहां से धीरे धीरे कम करे, सेना को क्या करे, कम। और जम्मू कश्मीर का निर्णय जनमत संग्रह के द्वारा किया जाएगा। तो 3 प्रक्रिया थी कि पाकिस्तान अपने सारे नागरिक वापस बुला ले जो कश्मीर में घुस गए। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी ताकि वहां कानून व्यवस्था बनी रहे। और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह करवाकर यह डिसीजन लिया जाएगा कि कश्मीर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा या स्वतंत्र रहेगा। बाई चांस आप लोगों से प्रश्न पूछ ले, अप्रैल 1948 का संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रस्ताव के 3 बिंदु थे, वो 3 बिंदु कौन से थे? कुल मिलाकर युद्ध विराम हो जाता है और युद्ध विराम के समय पाकिस्तान के पास में कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है जिसे पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर या इसे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। खैर, ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और इधर से 1948 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत, हमारी संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भी दे दिया और उसके तहत जम्मू कश्मीर को बहुत सी स्वायत्तताएं दी गई। तो यह था यहां तक का मुद्दा। अब हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या के बाहरी कड़ियां क्या है, बाहरी समस्याएं क्या है और आंतरिक समस्याएं क्या है। उन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, 2 भागों में इस टॉपिक को हम लोग बांट रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या की बाहरी समस्याएं क्या है, बाहरी झगड़े क्या है और आंतरिक झगड़े क्या है। तो बाहरी झगड़े के बारे में हम बात करेंगे और आंतरिक झगड़े के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन दोनों मुद्दों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बाहरी झगड़े की यदि हम बातचीत करें तो पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय किसमें हो, पाकिस्तान में, क्योंकि
वहां पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है, क्योंकि वहां पर क्या है, मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। विशेष रूप से पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर की जो घाटी है, ये कश्मीर की घाटी का विलय या कश्मीर की घाटी पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यह अलग बात है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान अपने आप को पहले कश्मीरियत समझते थे, उसके बाद उनका पाकिस्तान के प्रति कोई विशेष रुख या पाकिस्तान में शामिल होने की उनकी इच्छा कभी भी नहीं थी। 1947 में जो कबीलाई जाति ने आक्रमण किया, कबीलाई जो ये आक्रमण था, इस कबीलाई आक्रमण के तहत जम्मू कश्मीर के बहुत कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान ने अपने हिस्से में ले लिया, जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। इसे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से समस्या का एक मुख्य कारण यह रहा है। तो 1947 से जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रहा है, और भारत सरकार का कहना है कि ये जो पीओके या जो आजाद कश्मीर है, वो अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान ने अपने हिस्से में लिया है, जबकि पीओके और आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसके तहत ये भारत का अभिन्न अंग है। तो बाहरी झगड़े की मूल जड़ है कश्मीर की घाटी, और पीओके जो आजाद कश्मीर जो आज पाकिस्तान के पास है, और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से समस्याएं चली आ रही है। खैर, ये तो है बाहरी कड़ियां, लेकिन प्रश्न जो बनने वाला है वो यहां से बनेगा, कश्मीर के आंतरिक समस्या क्या है। आंतरिक समस्या की बात हम करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि संविधान के तहत अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जे का प्रावधान किया गया। एक नंबर का प्रश्न आप लोगों के यहां से बनेगा, और बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से यहां से पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? तब आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 370। जबकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य और भारत के कुछ पहाड़ी राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 371 के तहत। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया, और इसके तहत आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता थी, वहां भारत का आम नागरिक जमीन खरीद नहीं सकता था, स्थायी रूप से वो वहां निवास नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का हुआ करता था। इस प्रकार से कुछ अलग मुद्दे थे, और उसके कारण से कश्मीर भारत में कभी भी सही ढंग से जुड़ नहीं पाया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया, इसकी कुछ लोगों ने आलोचना की। उन आलोचना के तहत उन्होंने जो तर्क दिया, वो तर्क ये दिया कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के कारण जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हो पाया, यानी कि एकीकृत नहीं हो पाया, शामिल नहीं हो पाया। तो बहुत अच्छा तर्क उन लोगों ने दिया था कि जो है जम्मू कश्मीर के बाहर के एक वर्गों का लोगों का मानना था, अनुच्छेद 370 के द्वारा राज्य को जो विशेष दर्जा दिया गया है, इससे राज्य को पूर्ण रूप से भारत में एकीकृत नहीं होने देता है। यानी कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिए जाने के कारण जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत में कभी शामिल नहीं हो पाया, भारत में एकीकृत नहीं हो पाया। अतः अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो सके। यह तो बात रही आलोचना की। दूसरा प्रश्न जो बनने वाला है वो ये बनेगा कि कश्मीर के जो लोग हैं, दूसरा वर्ग जो है वो कश्मीरी लोगों का है। इन कश्मीरी लोगों ने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में इनके क्या विचार थे? इनकी 3 शिकायतें थी। कितनी शिकायतें थी? 3 शिकायतें थी। तीनों की हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना था कि अनुच्छेद 370 के तहत उनको जो स्वायत्तता दी गई है वो पर्याप्त नहीं है, स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। अतः अनुच्छेद 370 के तहत ये और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। इनका मानना था कि अनुच्छेद 370 के तहत हमको जो स्वायत्तता दी गई वो पर्याप्त नहीं है, हमें और अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। दूसरा जो इन्होंने तर्क दिया वो ये था कि कबीलाई जाति के आक्रमण के बाद में यूएनओ के प्रस्ताव के तहत
इस बात को स्वीकार किया गया था कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा। इनकी जनता का मत जानने के बाद किया जाएगा, अर्थात जम्मू कश्मीर की जनता से पूछा जाएगा कि वो भारत में शामिल होना चाहती है या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है या स्वतंत्र रहना चाहती है। जबकि उनका एक बहुत बड़ा ऐतराज का कारण यह था कि बिना जनमत संग्रह करवाए ही, क्योंकि वास्तव में जनमत संग्रह की कभी स्थितियां बनी नहीं वहां पर, पाकिस्तान ने लगातार जनमत संग्रह का विरोध किया और भी बहुत सी दिक्कतें थी, तो जनमत संग्रह नहीं हो पाया। इस बात को लेकर भी उन लोगों के मन में शिकायत का मुद्दा था। तीसरा, कश्मीर के लोगों का यह मानना था कि जम्मू कश्मीर के साथ में भारत के अन्य राज्यों के साथ में जो बर्ताव होता है, वो जम्मू कश्मीर के साथ में नहीं होता है। यानी कि जिस प्रकार का लोकतंत्र भारत के अन्य राज्यों में है, उस प्रकार का लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 शिकायतें थी कश्मीरी लोगों को। यानी कि एक वर्ग तो वह था जो चाहता था कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत में एकीकृत नहीं हो पाया। दूसरा वर्ग था जिसमें अधिकांश कश्मीरी लोग थे और उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 के तहत हमें और अधिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। उनकी 3 शिकायतों में पहली शिकायत ये थी। दूसरी शिकायत ये थी कि जम्मू कश्मीर को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा नहीं मिलाया गया। और तीसरी शिकायत थी कि भारत के अन्य राज्यों के प्रति जो केंद्र सरकार का बर्ताव है उसमें और जम्मू कश्मीर के प्रति जो बर्ताव है उसमें रात दिन का अंतर है। यानी कि कश्मीर भारत के अन्य राज्यों के जैसे यहां पर लोकतंत्रात्मक सिस्टम नहीं है। तो इन तीनों मुद्दों को आप लोगों को याद कर रखना है। कोई प्रश्न बन सकता है। हालांकि हम अंत में बात करेंगे कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 के धारा 2 और 3 को समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। 1948 के बाद की राजनीति। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि यह टॉपिक काफी लंबा है और काफी उलझा हुआ है, इसलिए पहले आपको सीक्वेंस में बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम देख रहे हैं कि क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1948 के बाद की राजनीति। 1948 के बाद की राजनीति। 1948 के बाद की राजनीति बहुत ढंग से सुनिए। 1948 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लोकप्रिय होने के लिए भूमि सुधार के कार्यक्रम किए, जम्मू कश्मीर के जनता के हित में बहुत से कदम उठाए। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की सुरक्षा करने वाला अग्रणी राजनीतिक दल, और फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला मैं शेख अब्दुल्ला संशोधन कर रहा हूं वापिस, शेख अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के नेता बनकर उभरे। शेख अब्दुल्ला बहुत अधिक लोकप्रिय नेताओं के अंतर्गत थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां पर जो है जम्मू कश्मीर में विकास का पहिया आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला गलती से मैंने कह दिया, शेख अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, ये वहां के लोकप्रिय समर्थन के आधार पर वहां के जो है प्रधानमंत्री बने। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार के कार्य किए और वहां पर काफी लोकप्रिय हुए। लेकिन केंद्र सरकार के साथ में शेख अब्दुल्ला के पहले अच्छे संबंध थे पंडित नेहरू के साथ में, केंद्र सरकार के कई कांग्रेस नेताओं के साथ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर मतभेद बढ़ता गया और अंततः 1953 में शेख अब्दुल्ला को पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। 1953 में शेख अब्दुल्ला को, पीडीएफ आपको सारी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े या टेलीग्राम में, शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया जाता है। शेख अब्दुल्ला के बर्खास्त के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर शासन सत्ता चलाई। शेख अब्दुल्ला के बिना ठीक से शासन नहीं चल पाया और
नेशनल कॉन्फ्रेंस जो राजनीतिक दल था और कांग्रेस पार्टी जो थी वो जनता में इतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में, चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री का जो पद था उसी का पद नाम क्या कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री पद नाम इसके अंतर्गत कर दिया जाता है। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाब मोहम्मद सादिक जो है मुख्यमंत्री थे। ये कांग्रेस पार्टी के थे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इस समय शेख अब्दुल्ला जेल में थे तो गुलाम मोहम्मद सादिक उस समय मुख्यमंत्री थे। तो आपसे भी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गुलाम मोहम्मद सादिक थे, जबकि पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। 1953 में शेख अब्दुल्ला को सत्ता से बर्खास्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में कौन सा पॉइंट रहेगा, हमारे पॉइंट टू पॉइंट पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ऐसे पॉइंटों में तो याद रख पाएंगे, नहीं तो याद ही नहीं रख पाएंगे हम लोग इतनी लंबी कहानी। 1974 में इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता होता है। इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1974, तो 1953 से 1974 के बीच में शेख अब्दुल्ला जेल में थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक समझौता होता है और इसी समझौते के तहत वो जम्मू कश्मीर के वापस क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। नेक्स्ट 1977 में 1977 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती है और शेख अब्दुल्ला एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट 1982 में 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो जाता है। शेख अब्दुल्ला का निधन हो जाता है और शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद में जम्मू कश्मीर की सत्ता को संभाला इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने। ध्यान रखना, किसने, फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला कुछ समय तक जम्मू कश्मीर के जो है मुख्यमंत्री रहे। शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद में फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके पुत्र मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ समय बाद राज्यपाल ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। तो राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, केंद्र सरकार। राज्यपाल ने फारूक अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया। 1974 में जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता हुआ, तब कश्मीर की जनता में विश्वास बढ़ा कि भाई हमारे लोकप्रिय नेता को वापस छोड़ दिया गया है और केंद्र सरकार अब हमारी राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ समय बाद राज्यपाल ने जब उनको बर्खास्त कर दिया, तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास केंद्र सरकार से उठ गया, कांग्रेस पार्टी से उठ गया। यहां से एक नई स्थितियां उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला को पदच्युत करने के बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों में ऐतराज की भावना थी। हालांकि 1986 के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में फिर से समझौता हुआ और 1986 में जो चुनाव होते हैं, 1987 में जो विधानसभा के चुनाव हुए। अगला पॉइंट 7वां, हालांकि फारूक अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया, लेकिन 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन वापिस हो गया। और अगले जो चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो ये चुनाव हुए, इसमें
गठबंधन की सरकार बनी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बनते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो यहां पर बन गए, लेकिन ये जो जीत थी, इसको लेकर, इसके परिणामों को लेकर जनता में रोष की भावना थी कि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं थे। जनता का मानना था कि इस चुनाव में जो है गड़बड़ी हुई है। जनता का मानना था कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं थे, निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। और उनका मानना था कि केंद्र सरकार राज्य राजनीति में लगातार हस्तक्षेप कर रही है, राज्य राजनीति में लगातार हस्तक्षेप कर रही है। इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में जो है एक विद्रोह की भावना थी, और विद्रोह की भावना थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसी स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर उग्रवाद की चपेट में आ गया। ध्यान रखना, उग्रवादी जम्मू कश्मीर में क्या प्रारंभ हो गया? आंदोलन। जैसे ही उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ जम्मू कश्मीर में 1989 में, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ कि वो अलग से जम्मू कश्मीर राष्ट्र की मांग करने लग गए, वो अलगाववाद की मांग करने लग गए, वो पृथकवाद की मांग करने लग गए। तो 1989 में, 1989 में उग्रवाद की जब मांग होने लगी, अलग से जम्मू कश्मीर राष्ट्र की जब मांग होने लगी, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत नहीं, जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत जो है वह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन 1990 तक आते आते जम्मू कश्मीर का पूरा शासन किसके नियंत्रण में आ जाती है? जम्मू कश्मीर की पूरी व्यवस्था किसके नियंत्रण में आ जाती है? सेना के नियंत्रण में आ जाती है। और विद्रोहियों और सेना के बीच में लगातार संघर्ष हुआ और हिंसा का माहौल जम्मू कश्मीर में लगातार बना रहा। लंबे समय तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा जम्मू कश्मीर में। सेना और उपद्रवियों के बीच में, उग्रवादियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई। आम जनता को भी बहुत अधिक इसके कारण क्या हुआ? नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद में देखिए 1996 में, पॉइंट देख लेता हूं मैं, 10वां पॉइंट, 1996 में 10वां पॉइंट, 1996 में वापिस जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला इस वादे के साथ में सत्ता में आए कि वो जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात करेंगे। देखिए 1996 में विधानसभा के जो चुनाव हुए, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ में ये जो है सरकार सत्ता में आती है। तो सत्ता में आती है, लेकिन ज्यादा ठीक कार्यकाल नहीं रहा। 6 साल के बाद में वर्ष 2002 में वापिस क्या हुए? जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीत पाती है। पहली बार जम्मू कश्मीर में पीडीपी, ध्यान रखना, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सीटें ज्यादा प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में पीडीपी व कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। और समझौता क्या था कि 3 वर्ष पीडीपी का सीएम रहेगा और 2 वर्ष कांग्रेस के सीएम रहेंगे। तो 2002 में पीडीपी के सीएम जो बने उनका नाम था मोहम्मद मुफ्ती शहीद, मोहम्मद मुफ्ती शहीद। इन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से
जो 2 वर्षों तक जो मुख्यमंत्री रहने वाले थे, देखिए मुफ्ती मोहम्मद सईद 3 वर्ष के लिए मुखिया रहे और गुलाब नबी आजाद बने बाद में। कौन बने? गुलाब नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2008 में इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और नवंबर दिसंबर 2008 में वापस चुनाव होते हैं। तो 11वां पॉइंट, नवंबर दिसंबर 2008 में वापस क्या होते हैं? चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के। जम्मू कश्मीर विधानसभा के। और ये जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, और ढंग से आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो 2009 में चुनाव होते हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे या फारूक अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से ही उमर अब्दुल्ला वहां के क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल ठीक से नहीं चला, विशेष रूप से हुर्रियत नेताओं के द्वारा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत अधिक गड़बड़ियां की गई और इस समय जम्मू कश्मीर में अस्थिरता का माहौल था। कैसा माहौल था? अस्थिरता का माहौल था। देखिए उमर अब्दुल्ला बने, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के द्वारा लगातार गड़बड़ियां की गई, तो इनका जो कार्यकाल है ज्यादा सफल नहीं रहा। उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल ज्यादा सफल नहीं रहा, हम कह सकते हैं सफल नहीं रहा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, 5-1 मिनट में हम बात पूरी कर देंगे, जम्मू कश्मीर टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए क्लिष्ट है क्योंकि लंबी कहानी है, 1947 से आज तक की सारी कहानी आप लोगों को बतानी। पहली बार में समझ में नहीं आए, वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। अब 2008 के बाद में वापिस जो चुनाव होने थे 6 साल बाद, यानी कि 2019 में, आइए 2019 में 12वां पॉइंट, सॉरी 2014 में, 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के वापिस चुनाव हुए। इस बार 2014 में जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए, इस समय आपको पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और इसी समय जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिलकर किसको मिला? पीडीपी को। किसको मिला? पीडीपी को बहुमत मिला, और पीडीपी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो बीजेपी के साथ में गठबंधन करना पड़ा। पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पीडीपी की जो है क्या बनी? सरकार बनी। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहली बार 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान भी हुआ और पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी के जो है गठबंधन की सरकार बनती है। सबसे अधिक मतदान हुआ, सबसे अधिक मतदान हुआ, और इस समय जो है पीडीपी की तरफ से मोहम्मद मुफ्ती सईद मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2016 में मोहम्मद मुफ्ती सईद का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनके निधन के बाद में अप्रैल 2016 में इनकी बेटी, जिनका नाम महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनती है। यह जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला सीएम थी। प्रथम महिला सीएम थी। तो 2016 में, अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती। लेकिन महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में आतंकवाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लगातार मतभेद चल रहा था, और ऐसी स्थिति में 2018 में, 2 साल बाद 2018 में
बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन क्या ले लिया? वापस ले लिया। और बीजेपी के द्वारा समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर जाती है 2018 में। 2018 में सरकार के गिरते ही वहां पर लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाता है। और इसी समय 5 अगस्त 2019 को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, यह आपसे पूछा ही जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बनाया जाता है और यह लागू होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला जाता है। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष दर्जा दे रखा था जम्मू कश्मीर को, इस अनुच्छेद 370 की धारा 2 और धारा 3 में जो प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष दर्जा था वो भी समाप्त हो जाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं इसके तहत। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। दोनों जगह बहुलवादी समाज है। यहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजातियों के आधार पर विविधताएं भी हैं। बहुत से मुद्दे कश्मीर के हिस्से से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अंत में जो कुछ बातें हमने पढ़ी है वो मुझे लगता है कि मैं आपको फटाफट वापस रिवीज करवा दूं। 1948 के बाद की 2 बार आप लोग सुनोगे तो आपको सारी बातें फटाक से याद हो जाएगी। फटाक से सुनिए। 1948 के बाद शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से मतभेद होने के कारण 1953 में उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री के पद का नामकरण हो जाता है मुख्यमंत्री, और जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक बने थे। इसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता होता है और उसके तहत उनको जेल से छोड़ा जाता है। शेख अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की कमान संभालते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके नेतृत्व में 1977 में विधानसभा के जो चुनाव हुए, शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट बहुमत मिला और शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस के लगभग गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो जाता है। शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में जो समझौता हुआ उससे जम्मू कश्मीर की जनता में काफी विश्वास बढ़ा केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी में। लेकिन जैसे ही फारूक अब्दुल्ला को वापस बर्खास्त किया गया, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो मतभेद बढ़ते गए और ऐसी स्थिति में 1986 में एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो जाता है। 1987 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनती है। फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता में नाराजगी थी कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, चुनाव में काफी गड़बड़ी हुई। केंद्र सरकार बार बार राज्य की लोकतांत्रिक राजनीति में हस्तक्षेप करके राज्य में लोकतंत्रात्मक शासन चलने नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से 1990 में जम्मू कश्मीर में उग्रवाद हावी हो गया, अलगाववादी आंदोलन हो लगे, पृथकवादी आंदोलन होने लगे, अलग से जम्मू कश्मीर राष्ट्र की मांग होने लगी। इसके कारण 1990 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन 1996 में समाप्त होता है या 1996 में विधानसभा के वापस जब वहां चुनाव होते हैं, एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जो है क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के वापस मुख्यमंत्री बनते हैं। 2002 में जो चुनाव हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है और पीडीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती है। मोहम्मद मुफ्ती सईद वहां के 3 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं और अंत में 2 कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद वहां के मुख्यमंत्री रहते हैं। 2008 में जो चुनाव हुए उसमें एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला
सत्ता में आते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल ठीक से नहीं चलाता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने लगातार गड़बड़ियां की, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, इसके कारण यह सरकार ज्यादा सफल नहीं हुई। 2014 में वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की पहली बार पीडीपी के साथ में गठबंधन की सरकार बनी। सबसे अधिक मतदान भी हुआ। मोहम्मद मुफ्ती शहीद पीडीपी के नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद 2016 में जब उनका निधन हो गया तो उनकी बेटी पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन तनाव, आतंकवादी घटनाएं और मतभेदों के कारण भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो है समर्थन वापस ले लिया, और जैसे ही समर्थन वापस लिया वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा और 370 जो अनुच्छेद था उसकी धारा और 2 और 3 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। बहुत डिटेल में हम लोगों ने, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा मुझे लगता है, लेकिन बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की। बहुत ढंग से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरे होंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? प्रश्न अनुच्छेद 370 को लेकर पूछा जाएगा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न 1948 के बाद की राजनीति को लेकर पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता कब हुआ, उनको बर्खास्त कब किया गया, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा घटनाक्रम भी आप लोगों को ठीक से याद होना चाहिए। बड़े प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर की समस्या भारतीय राजनीति में एक स्थायी समस्या है, कथन की पुष्टि कीजिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके अनुसार 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र सरकार ने सही कदम उठाया है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बने रहे हमारे साथ में। पहले वाले वीडियो भी जरूर देखें, ये 21 वीडियो है, इससे पहले भी 20 वीडियो है, 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं, वो जरूर देखें। आज हम एक नए अध्याय की हमने शुरुआत की। टफ जरूर है ये वीडियो, आप लोगों को बोरिंग जरूर करेगा, लेकिन आप लोग बार बार देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे, जिसमें हम पंजाब समस्या की बात करेंगे, द्रविड़ आंदोलन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एनसीईआरटी के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।